मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। पूरे देश में 2024 को चुनाव को लेकर गर्माहट पहुंच चुकी है। पहले फेज के बाद बीजेपी सरकार का जो रवैया है वो देखने लायक है। पहले चरण से पहले 400 पार की बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही पहला चरण खत्म होता है मोदी जी के तेवर बदल जाते हैं और वो अपने तमाम मंच से हिंदू मुस्लिम की आवाज़ लगाते हैं। कभी मंगलसूत्र का जिक्र करते हैं तो कभी सारे पैसे छीन कर मुसलमानों को देने की बात करते हैं। कभी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं तो समी के इलाके में जाकर समी भाई कहते हैं और कहते हैं कि किस तरह से देश का डंका बजाया है समी ने। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शकील चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो इन हालात पर और देश में किस तरह से चुनाव चल रहा है और उसमें हालात इंडिया गठबंधन की क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा चरण 26 तारीख का था और वो आज हो चुका है। शकील भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरा पहला ये सवाल है कि देश के जो हालात हैं, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में ये लड़ाई बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जो है संविधान की लड़ाई है, देश की अस्मिता की लड़ाई है, देश के आज़ादी की लड़ाई है। जी, बहुत सही कहा आपने। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया। अफाक भाई, मैं कहना चाहता हूं कि हमने इसीलिए, ये देश की लड़ाई थी, इसीलिए हमारे गठबंधन का नाम ही है देश इंडिया गठबंधन। हमने इसीलिए इस गठबंधन का हमारे नेताओं ने नाम रखा इंडिया गठबंधन, ताकि हम ये लड़ाई, ये फाइट इंडिया के लिए हो। और आप लोग के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से और हमारे नेताओं के कठिन परिश्रम से पिछले 2 चरणों का चुनाव, आज दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। आज 88 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें 8 सीटें हमारे महाराष्ट्र की थी, जहां जिस सरजमी पे हम लोग बैठे हैं। और मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 8 की 8 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और इन 88 में से मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था कि 102 सीटों में लगभग हम 85 सीटें जीत रहे हैं। और आज 88 सीटों पे हुए मतदान में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इन 88 सीटों में हम 60 से 65 सीटें बड़े आराम से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, हम सबके बड़े हमारे नेताओं के परिश्रम और आम जनता का प्यार और आशीर्वाद से हम लगभग 60 से 65 सीटें जीते जाएंगे। क्या ये सिर्फ आपका अनुमान है, या जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि 400 के पार होंगे, जहां तक हर मीडिया, हर जगह पे जो रुझान दिखाई दे रहा है वो आपके खिलाफ दिखाई दे रहा है? अब देखिए, मीडिया दिखाओ गोदी मीडिया पे जो दिखा रहे हैं, मैं उस पर टीका टिप्पणी करने नहीं जाऊंगा। वो उनका अपना है, उस जिस बात की उनको कीमत मिली है वो अपनी वफादारी कर रहे हैं, उस पे नहीं। मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। मैं जो आपको 60-65 सीटों का बात कर रहा हूं, हम आम जनमानस की तकलीफों को और आम जनमानस के वादों के किए कामों के हिसाब से, पिछले 10 साल से मोदी सरकार के कामों के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि हम 60-65 सीटें जीतने जा रहे हैं। बाकी आप खुद देख लीजिए, अभी चुनाव चल रहा है। आपने अभी जैसे कहा कि मोदी जी कैसे बौखलाए हुए हैं। एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में एक सम्मान रखता है, एक उसकी पहचान रखता है, क्योंकि भारत गणराज्य एक अपने आप में एक विशाल गणराज्य है। मगर आप देखिए कैसी ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जात को लेके, धर्म को लेके। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं एक शब्द किसी भी धर्म को लेकर नहीं है, ना मुसलमान ना हिंदू, किसी धर्म को लेकर। सर्व समाज के विकास और कल्याण को लेकर हमारी एक बहुत बड़ी टीम ने लंबा सर्वे करने के बाद उस घोषणा पत्र को हम लोगों ने तैयार किया। मगर झूठ की एक फैक्ट्री, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कहा जाए तो कम नहीं होगा, जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो, वो मीडिया उसको काउंटर ना कर उसको जैसे का तैसे दिखा रही है। नहीं शकील भाई, कहीं तो ऐसी बात है आपके मैनिफेस्टो में जिसकी वजह से मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया है। आपका ही मैनिफेस्टो है जिसकी वजह से मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। मोदी जी वहां से कह रहे कुछ ना कुछ तो आपने उसमें ऐसा कुछ लिखा ही होगा जिसकी वजह से जो है आज जो है
मंगलसूत्र की बात आ रही, हो सकता है आप लोगों के मंगलसूत्र पर आपकी नजर हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मंगलसूत्र की बात ही कौन कर रहा है। जिस मंगलसूत्र के की गरिमा जो व्यक्ति स्वयं नहीं बचा पाया अपने जीवन में, वो आज मंगलसूत्र की बात कर रहा है। अब हमारा मैनिफेस्टो, आप खुद शिक्षित हैं, मीडिया के तमाम मित्रों को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, हमारा मैनिफेस्टो को एक बार पढ़कर देखें। हमारे मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, कहीं एक शब्द किसी की प्रॉपर्टी बेचने के लिए या किसी का नाम जमीनों पे कब्जा करने के लिए ऐसा रिलेटेड कहीं एक शब्द हो तो हमें बताएं। अब मनगढ़ंत जब अपने 10 सालों के कामों पे, अपने किए हुए कामों पे कोई भी बताने लायक आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको बस सिंपल है कि अपोजिशन के मैनिफेस्टो पे आप झूठ मूठ बकवास करके जनता को गुमराह कर दिए। पिछले 2 चुनाव में आपने गुमराह किया है। झूठ की बात नहीं है, आपके ही एक सदस्य है, कांग्रेस के सदस्य, उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आकर मिसाल दी है कि अमेरिका का ऐसा कानून है, वहां का ऐसा कानून, विदेशों में ऐसा चल रहा है, वही कानून को उसी तरीके से हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि अमेरिका में इस तरह का एक कानून है जिसके चलते इस तरह की प्रॉपर्टीज में, वो भी अमेरिका के सिर्फ 2 राज्यों में है। अमेरिका सेंट्रल रूल्स में नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऐसा ना कोई भविष्य में कोई प्लान है, ना हमारे मैनिफेस्टो में है। हम इसका पूरी तरह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। आप ये अपने मैनिफेस्टो के जरिए पूंजीपतियों की जो है वो प्रॉपर्टी लूटेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, हमारा मैनिफेस्टो कहीं नहीं कहता है कि पूंजीपतियों को लूटा जाएगा। हाँ, हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है कि जो कुछ पूंजीपति मौजूदा इस सरकार ने बनाया है, हमारे कोशिश रहेगी कि भारत का वो अंतिम व्यक्ति भी पूंजीपति बने, उसको भी लखपति बनाया जाए। यही हमारी है। क्या हकीकत क्या है उसकी, जो मोदी जी ने जिस बात को छेड़ा है, जो उन्होंने गलत कहा है आपके मुताबिक, वो क्या चीज क्या है? हमारे दर्शकों को जरा समझा तो दे कि वो है क्या मामला। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। हमारा ये है कि हम आज महिलाओं के सामने मोदी जी के पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब महिलाएं, हमारी क्या थी, हमारी एक रणनीति बनी थी कि हम ज्यादा से ज्यादा आधी आबादी को पूरा हक देने की हमने एक प्लानिंग की थी। इसीलिए हमने हर महिला को 1 लाख रुपया देने के लिए, गृहिणी महिला की जो भी मुखिया होगी उसको 1 लाख रुपया सालाना देने का हमारी एक योजना हमारे मैनिफेस्टो में थी। उसको लेके मोदी जी इतना परेशान थे कि एक आधी आबादी ऐसा ना हो कहीं, जिस तरह 2 बार उन्होंने मूर्ख बनाया आम जनता को अपने झूठे वादों से, अपने विदेशी काला धन, तमाम झूठी बातों से, जिस तरह से 2 बार बहला फुसला कर उन्होंने वोट ले लिया, उनको एक तरह का फाक भाई एक डर लगा हुआ है। उनमें डर लगा या आप में डर लगा? नहीं, हमें कोई डर नहीं। हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने है। हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने है। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर कहता है कि हम अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे और हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा। वो युवा हो, सरकारी नौकरी में हो, व्यवसायी हो, महिला हो, हर किसी के साथ न्याय होगा। इसीलिए हमारे क्या नाम नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले 1.5 सालों से पद यात्रा और न्याय यात्रा करके, हमारा मैनिफेस्टो हमारे एक केबिन में बनाया गया मैनिफेस्टो नहीं है फाक भाई। हमारा मैनिफेस्टो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों की भावनाओं को सुनकर, लोगों की बातों को सुनकर, उनकी भावनाओं को ख्याल रखकर हमने हर बात को शामिल किया अपने मैनिफेस्टो। सबसे पहला यह सवाल है कि आप धारावी में काम करते, धारावी के कार्यकर्ता हैं, हर स्टेज पर आप नजर आते हैं। क्या लगता है आपको कि महाविकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के हालात यहाँ पर क्या होंगे, किस तरह से वो कैंपेन करेंगे और कैंपेन करने के बाद वो क्या चीज़ लोगों को दिखाएंगे? क्योंकि उनका तो कुछ काम यहाँ है नहीं, काम कांग्रेस का है, तो वो किस तरह से आप उनको वर्षा ताई गायकवाड़ के गैर मौजूदगी में कैंपेन लेंगे? देखिए आफाक भाई, सबसे पहले मैं तो वर्षा ताई जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवारी उनकी पक्की हुई और उन्हें नॉर्थ सेंट्रल से लड़ने का मौका मिला। और हम सब पहले मिलकर उनको बधाई देते हैं और जीत की उम्मीद भी है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, क्योंकि उनका ऐसा काम है। रहा सवाल धारावी के ताल्लुक से, कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से, तो मैं सिर्फ इतना बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी जो का एक उसका अपना एक प्रथा रही है, उसकी एक अपनी मतलब इमेज रही है, एक उसका सेकुलर किरदार रहा है, चेहरा रहा है। लेकिन पिछले आप 10 सालों से देख रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है। लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है
कुछ लोग ईडी से डराए जा रहे हैं, कुछ लोग लालच से, कुछ लोग इस तरह से, तो इसमें पाला भी बदल रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज देखा कि पहला चरण जो इलेक्शन हुआ, अभी दूसरा चरण भी हो गया और इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है पहले चरण में भी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का अचानक जो है ना लबो लहजा चेंज क्यों हो गया, मतलब ये ऑल फॉल क्यों बकने लगे। पहले तो कुछ बातें और कर रहे थे, लेकिन पहले चरण के बाद में आपने भी देखा कि राजस्थान में उन्होंने जो बात की, उसकी रीजन क्या है कि ये अचानक इस मुद्दे पे क्यों आ गए। मैंने जो, या कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया कि 10 साल इन्होंने सत्ता में रहने के बाद 10 साल तक हुकूमत किया, लेकिन 10 साल हुकूमत के बाद भी इनके पास 10 कोई मुद्दे नहीं जो उसको पब्लिक के सामने गिना सके। 10 साल हुकूमत करने के बाद 10 मुद्दे भी नहीं जो पब्लिक के सामने गिना सकें, बता सकें अपनी कि मैं ये, हमारी हुकूमत ने ये किया, हमारी हुकूमत ने बेरोजगारी दूर करने के लिए न्याय किया, या युवाओं के लिए क्या किया, क्या कुछ भी नहीं हो रहा। कि हिंदुस्तान में जो है सड़कें एकदम नवी बन गई। आप महाराष्ट्र में देखो, एक से एक रोड बन रही है। जो ट्रैफिक थी वो ब्रिज बनाकर, चाहे कोस्टल रोड कह लीजिए, ऐसे कई रोड है जिनको बनाकर उन्होंने पूरी सफलता दिखाई कि हमने किस तरह से काम किया है। ख़ास करके अगर आप देख ले तो राम मंदिर बना है, और राम मंदिर बनने के बाद शायद किसी मंदिर में ऐसा हुआ हो कि राम जी को सूर्य तिलक किया गया है। देखिए, आपकी बात ठीक है, राम मंदिर का ऐसा मुद्दा है, राम मंदिर ठीक है, लेकिन यहाँ आज जो युवा है उसको रोजगार चाहिए, जो किसान है आज एमएसपी पे, भाजपा, मैं सवाल करता हूँ कि एमएसपी पे क्या कर रही है, या जो न्याय 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बनने वाली है। वो जो है ना, मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का जुमला है कि ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हो। ये पब्लिक ने, लोगों ने समझ लिया इस चीज को और जान गए हैं लोग, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी यू टर्न लेके कुछ ऑल फॉल बकने लगे हैं। लेकिन उन्होंने, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत, तो मैं एक सवाल खाली करता हूं कि उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, कितने लोगों को दिया। युवा न्याय की बात की थी, अब तो ये सवाल भी उठते हैं की बात की थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक और चेहरा आपको मैं दिखा दूं कि वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब बंगाल में जाते हैं संदेश खाली में तो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वो नारी का चेहरा उनको मणिपुर में नजर नहीं आता, वो नारी का चेहरा उनको उन्नाव में नजर नहीं आता, जो दिल्ली में इज्जत तार तार की गई वो नहीं नजर आता। क्या ये नारियां, ये नारी, हमारी महिलाएं उनके देश, उनके परिवार की ये सदस्य नहीं है, सिर्फ वहां की हैं? इनका डबल चेहरा लोग समझ चुके हैं और लोग जान गए हैं कि ये जुमलेबाजी है, और हर मामले में वो इस तरह से खेल खेलते हैं कि लोग जो समझ रहे हैं। अभी आपने ही उसका मंगलसूत्र का जिक्र किया, पुलवामा में कितने शहीदों को शहीद करवा के कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र छीना गया, और जो मतलब महिलाएं मंगलसूत्र, जो अपने परिवार के मंगलसूत्र को बराबर न समझ सका, तो दूसरे को सिखाने चल रहा। कांग्रेस तो ये हमेशा से सदैव लोगों की इज्जत, भलाई, भाईचारगी का काम करती आई है और वो करेगी, और उसी बेस पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे माननीय राहुल जी ने जो आपने मंसूर देखा कि कांग्रेस का, कि ये रोजगार को रोजगार देना, बेरोजगारों को 30 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, युवाओं को सम्मान, महिलाओं को सम्मान, और महिला के लिए 1 लाख रुपया सालाना जो निश्चित किया है, किसानों के लिए मतलब एमएसपी का जो वादा, ये कहाँ से आएगा 1 लाख रुपया महिलाओं के लिए? 1 लाख रुपया आएगा कहाँ से भाई? आज जो, अभी आपने एक बात शायद हमारे माननीय राहुल जी का नहीं सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ लोगों को, यानी चंद मुट्ठी भर लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस करोड़ों लोगों को लखपति बनाने जा रही है। उसी पैसा, वही पैसा जो कन्वर्ट करके, जो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश का, आपको अंदाजा नहीं होगा पैसा कितना चला गया। मतलब बैंक को लूट कर विजय माल्या से लेके मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सब कौन है? अच्छा, ये मामला एक समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी जब उन्होंने राजस्थान से इस मैनिफेस्टो पर उंगली उठा दी तो राहुल गांधी को मीडिया के सामने आना पड़ा। उन्होंने एक वीडियो बनाई, बाकायदा कहा कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल चुका हूं और मैंने लोगों से बात की है, और उन बातों को जमा कर कर हमने ये मैनिफेस्टो बनाया है। ये क्या वजह हो गई, क्यों इतना डर है? कोई डर नहीं है, डर तो मोदी जी गए हैं।
हमारे मैनिफेस्टो से वो हाल है उनका कि ऊट पटांग, जो एक मैंने आपसे कहा कि भारत एक विशाल गणराज्य है और उसका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में एक अस्तित्व रखता है, और वो प्रधानमंत्री अगर अपने मन से ऐसी बेतुका बातें कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बुद्धि विवेक को, हम इतने बड़े क्या नाम गणराज्य के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं, ऐसी ओछी बातें उचित नहीं है और अच्छा नहीं लगता है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे एक धर्म विशेष को लेकर इस तरह से टीका टिप्पणी करता है। ये शर्मनाक है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे और वक्त आएगा तो इस पे माफी भी मांगेंगे। दूसरा मुद्दा ये था कि आप बार बार बीजेपी वालों को, मोदी जी को ये बदनाम कर रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, 400 पार अगर हो गए तो संविधान दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो ये संविधान नहीं बदलेगा। नहीं, बिल्कुल, ये क्या होता है देखिए, सिर्फ वोट पड़ जाने से लोकतंत्र नहीं बचा रहता है। वोट तो रसिया में पड़ रहा है, वोट तो और बहुत सारे तानाशाही राज्य देशों में पड़ रहा है। डेमोक्रेसी और संपूर्ण डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संपूर्ण लोकतंत्र में फर्क है और भारत, सम्मानीय भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा खूबसूरत लोकतंत्र के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करके, मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोदी जी कहते हैं उसको, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, मंच से कहने के लिए है, मगर ऐसा कुछ बचा नहीं है। आप भी देख रहे होंगे तमाम तरह की घटनाएं जिस तरह से आए दिन घटती आ रही हैं। क्या लोकतंत्र वहां मजबूत हो रहा है? क्या दुनिया विश्व पटल पे हम इस लोकतंत्र को मजबूत कर पा रहे हैं? अगर हमने लोकतंत्र का गला घोटा है तो हमें ही कोशिश करना है कि सुधार करते हुए और उस पर समीक्षा करते हुए हम ऐसे काम करें जिससे कि लोकतंत्र बहाल हो। हमारा कहने का सिर्फ यही आरोप है कि ऐसे जो पीछे कई घटनाएं घटी हैं जिसमें लोकतंत्र का गला घोटा गया है, चंडीगढ़ का चुनाव आपके सामने, सूरत का क्या नाम मामला है, तो ये कहां का लोकतंत्र? हम इस लोकतंत्र को, इस हो रही घटनाओं को रोकने के लिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है ये चुनाव, और लगातार जिस तरह से क्या नाम सरकार बेलगाम हो गई है, इसको रोकने के लिए आम जनमानस को आगे आना होगा और इंडिया गठबंधन का चुनाव करना होगा। नहीं, सबसे ज्यादा तो बात चल रही है प्रधानमंत्री के निजी फंड के बारे में, केयर फंड प्रधानमंत्री ने एकदम प्राइवेट कर दिया है, वो सारे पैसे कहां गए? वही तो आप बता ही नहीं सकते कि उनके पैसे, अभी राहुल जी का भी आपने बयान सुना होगा कि सिर्फ ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये तो इंडिया का या दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी बहुत बड़े घोटाले की बात है। केयर फंड में भी बहुत बड़ा घोटाला है और उसके पैसे कहा जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। तो ये सब लोग आप देख रहे हैं कि लेके भाग रहे हैं। ललित मोदी का आप देख लीजिए, मेहुल चौकसी का देख लीजिए। आपको मैं ये बता दूं कि जो 28 लोग बैंक को लूटे हैं, उसमें 27 लोग गुजराती हैं। 27, ना उसमें कोई ओबीसी है, ना कोई एससी है, ना कोई माइनॉरिटीज है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई ओबीसी है, कोई नहीं। सिर्फ आप देख रहे हैं कि कौन लूट रहा है। ये लोग समझ रहे हैं, जनता भी इस चीज को समझ रही है। इसलिए ये इलेक्शन जो है ना, राहुल बनाम मोदी या राहुल नहीं, ये इलेक्शन मोदी बनाम जनता हो गया है और इसको जनता अपने अस्तित्व का इलेक्शन मान रही है, अपने देश के अस्तित्व का, अपना खुद का अस्तित्व मान रही है कि जनता ये समझ रही कि अगर इस इलेक्शन में हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, देश का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, संविधान। धारावी को कैसे देखते हैं आप? धारावी में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को कैसे देखते हैं, किस तरह से उस पर आप काम करेंगे? धारावी में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी जो खेल खेला भाजपा, ये संगठन मतलब शिंदे गुट मिल के अडानी जी को लाके, अडानी जी ने मतलब इतना खेल खेला कि यहाँ धारावी के लोगों को जीना, मतलब तो बात यहाँ धारावी का वो लोगों ने प्लान किया। धारावी के डेवलपमेंट तो करने जा रहे हैं, धारावी का तो विकास होगा, लेकिन धारावी वासियों का नहीं होगा। हमारा मुद्दा है धारावी वासी का विकास चाहिए। और आपने देखा कि वर्षा जी ने उसके लिए बहुत कोशिश किया और हर जगह उनके मतलब बातों का जवाब दिया। हर जगह मतलब कि हमारे लोगों का, ये लोगों ने जो बनाया रूल रेगुलेशन बनाया, जो एलिजिबिलिटी पात्रता का बनाया, उसमें तो 70% लोग बाहर हो जाएंगे और न जाने कितने। यानी ये आप संकेत बिल्कुल खुला दे रहे हैं कि अगर राहुल शिवाले जीत जाते हैं तो लोगों का विकास नहीं होगा, उनका सत्यानाश होगा, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, लोगों का विकास, धारावी का तो विकास होगा, लेकिन हमारे लोगों का धारावी करके, यानी धारावी के लोगों का विकास नहीं होगा।
और हमारा मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम धारावी का विकास नहीं, धारावी के लोगों का विकास करना चाहते हैं। तो यानी आप धारावी का विकास नहीं करना चाहते? धारावी का विकास जब लोगों का होगा तो अल्टीमेटली होगा ना धारावी वालों का विकास धारावी में होगा। तो आप नहीं चाहते कि धारावी के लोग जो है गटर नाले से दूर हो, इस समस्या से उनकी परेशानी दूर हो, एक अच्छा घर मिले? बिल्कुल चाहते हैं उनको घर मिले। यहाँ तो आप समझ नहीं रहे, हम तो चाह रहे हैं कि उनको घर यहाँ मिले, लेकिन अडानी मतलब या जो भाजपा चाह रही है कि इनको भगाया जाए। कहाँ भगाया जाए? वो तो कह रहे कि हम घर देंगे। और आपने सुना नहीं है, वहां घर आपने देंगे। देखा होगा भांडुप में कितना बड़ा, अभी पेपर में भी आप आया था कि भांडुप में दिया जाएगा। मुलुंड में इस बात की मीटिंग हो चुकी है कि यहाँ के धारावी के लोगों को हम बिल्कुल नहीं, वो तो अपात्र की बात हो रही है, अपात्र को वहां बसाया जाएगा। अपात्र ही तो ज्यादा करने वाले, 70% अपात्र कर देंगे भाई। आज धारावी में जो कमर्शियल जगह है, गोडाउन है, वो सब में कहां जाएंगे बेचारे, उनके पास किस? आखिरी सवाल यही है कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जो चल रहा है 2024 का, ये चुनाव क्या धारावी वासियों का भविष्य तय करेगा? बिल्कुल। अगर इस चुनाव में धारावी वासियों ने समझदारी से काम नहीं लिया, सोच समझ के वोटिंग नहीं किया, क्योंकि वोटिंग जो है ना, वोटिंग का मतलब होता है शहादत देना, गवाही देना। तो दूसरा रूप अगर वोटिंग का हमारे लोगों ने अगर समझबूझ के काम नहीं किया, तो हम अपने घरों से हाथ धो बैठेंगे, अपने इलाके से, और बेघर हो जाएंगे, और कहां फेंका जाएगा इसका भी हमें पता नहीं। इसलिए मैं धारावी के लोगों से अपील करता हूं कि लोगों, दोस्तों, भाई बहनों, महिलाएं अपने घरों में सबको समझाएं, सबको बताएं कि इलेक्शन किस नौइयत का है। ये धारावी बचाने का नहीं बल्कि पूरे देश बचाने का इलेक्शन। एक बात मेरे जहन में आ गई कि मुसलमानों का वोट हमेशा कम हुआ करता है। घर में भाई होता है, बहन होती है, माँ होती है और बाप होता है, लेकिन नौजवान पुरुष ही मुसलमानों के जाते हैं और बाकी लोग जो हैं वो घर वाले नहीं जाते। वोटिंग कम होती, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से मुसलमानों को अलग अलग चीज़ से वर्गलाया जा रहा है, क्या मुसलमान वन साइड वोट देंगे या अलग अलग दिशा में चले जाएंगे? चाहे कह लीजिए कि वंचित अघाड़ी की तरफ चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो राहुल शिवाली की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह लीजिए ईदी बांट कर लोग अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्षा ताई का चेहरा देखकर वहां जाएंगे। क्या मुसलमान बट जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्शन में पूरे देश में मुसलमानों को बंटना चाहिए, बल्कि धारावी में तो बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए। धारावी का तो आप मुद्दा समझ ही रहे हैं कितना ये इशू। अगर कोई मुझे पैसा दे तो? देखिए, पैसा, और अगर हम उसकी वोट की अहमियत को समझ लें कि हम अगर कुछ पैसों से बिक जाते हैं लेकिन हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये हमारे वजूद का इलेक्शन है, हमारे देश के वजूद का, हमारे संविधान का है। अगर हम भी अब भी इस वक्त तो नहीं समझेंगे तो फिर लालच में हम फिर, आप तो समझ रहे क्या हो, जिंदगी खराब कर लेंगे। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि भाइयों या बहनों, किसी भी लालच में ना आके एकत्र होके, एक होकर अपने अस्तित्व को, अपने धारावी को बचाने का काम करें, देश को बचाने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें। क्योंकि ये इलेक्शन, जैसा कि माननीय राहुल जी ने कहा है, कि इलेक्शन साधारण इलेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा इलेक्शन है कि जो दिशा तय करेगा कि अगला हमारा रोल कैसा होगा, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। इस तरह का ये इलेक्शन हो रहा है। इसलिए अगर हम अब भी नहीं समझे तो कब समझेंगे? ये मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा और गंभीर वक्त नहीं आने वाला है। बस मैं इतना कहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को कि जो सत्ता में होता है उसके अंदर तकब्बुर, घमंड आ ही जाता है, लेकिन एक दिन वो जरूर। कई प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी के कि जितना मोदी जी को गाली पड़ेगी उतना ही वोट बढ़ेगा और उतने ही मोदी जी जो है वो और सफलता से जीतेंगे। मोदी जी को गाली कौन दे रहा है? बड़े सम्मान के साथ हम लोग भारत के प्रधानमंत्री हैं, बड़े मोदी जी सम्मान। ने खुद कहा है, अब मोदी जी खुद को गरिया रहे हैं। 2.5 किलो से 4.5 किलो तक गाली खाता हूं मैं। अब ये मोदी जी का अपने मुंह से कहा है, वो अपना वाक्य दूसरे के मुंह में डाल रहे हैं। तो इसके लिए कोई एक मुझे बता दीजिए। देखिए, वो जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक वो भले वो भाजपा के एक नेता हो, हम सबके लिए एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उनको सम्मानीय तरीके से ही संबोधित किया जाएगा। मगर उनको खुद सोचना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के निकले अल्फाज, भारत का गणराज्य का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसकी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए और उनको इस बात के लिए खुद सोच समझ कर बोलना चाहिए कि बेहतरीन देश का मान सम्मान, गरिमा, ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकले जिससे भारत के गणराज्य पे उंगली उठे। क्या उत्तर प्रदेश आप बचा पाएंगे? बहुत बेहतरीन तरीके से हम उत्तर प्रदेश जीत कर आएंगे।
कैसे? बहुत बेहतरीन तरह से। कैसे? हम आपको बताए पीछे 8 सीट पे पिछले चुनाव हुआ था, हम 5 जीत रहे हैं। आज 8 सीटों पे चुनाव पड़ा उत्तर प्रदेश में, हम 6 जीत कर आएंगे। अब आएंगे आप 4 तारीख को, फिर हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। राजस्थान में जिस तरह से मोदी जी ने ऐलान किया घुसपैठियों, क्या उसका इफेक्ट, उसका फायदा आप तक पहुंचेगा या उसका आप नुकसान होगा? मोदी जी की पर्सनालिटी देखिए 2019 में कैसे थी, आज कैसे एकदम बौखलाए हुए हैं, और उसका कारण हमारा मैनिफेस्टो, हमारी ये घोषणा पत्र। मोदी जी बौखलाए हुए क्यों? क्योंकि मोदी जी के घोषणा पत्र में तो 50 बार से ज्यादा मोदी जी का नाम है। 50 बार से ज्यादा मोदी जी का नाम है, 45 या 40 बार तो मोदी जी की फोटो है। आम जनमानस के लिए क्या करेंगे, इसका कोई मार्गदर्शक नहीं है, ऐसा कोई घोषणा नहीं है जिससे कि आम जनता तक या व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ, सरकारी लाभ को पहुंचाने के लिए क्या रोड मैप है। अंतिम व्यक्ति की बात आपने कही, तो अंतिम व्यक्ति और ख़ास करके युवा यहाँ पर है। आज सारा चीज़ डिजिटलाइज हो चुका है, तो उसमें युवा पीढ़ी जो है वो मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो प्रभावित हो रहे हैं बीजेपी से। लेकिन आपका कोई ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है। कई सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि आपके बूथ खाली पड़े हैं, आपके बूथ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और उनके बूथ भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं 3 तरफ से वार हो रहा है आप पर। आपका ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे लोगों को खरीद फरोख्त में करके परेशान किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को तमाम तरह के दबाव बना के परेशान किया जा रहा है। उस बातों को मैं आपका मानता हूं जो न्यूज में कहीं कहीं दिखा रहे, और कहीं कहीं वो एक गोदी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है, इसलिए कि अन्य जगहों पे डोमिनेट करने के लिए, कि इस तरह से देखेंगे तो लगेगा कि हाँ इंडिया गठबंधन को वोट कम पड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए कार्यकर्ता नहीं है, इस तरह से भी दिखाया जा रहा है। जबकि नहीं, हम हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीम हर बूथ पे लगी हुई है। कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर क्या नाम, इसीलिए कहते हैं, यहीं पर वो शब्द आता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, कि जैसे अभी आपके यहाँ सूरत आपके सामने है, किस तरह से हमारे प्रस्ताव आ रहा था, मैं वहां भी आ रहा था, प्रस्ताव को हमारे जबरदस्ती कर क्या नाम, उनका सिग्नेचर को वो कराया गया, और जैसे निर्विरोध एक कैंडिडेट चुन लिया गया। तो ये इससे बड़े लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकती है। यूपी और राजस्थान के बाद हमारा गुजरात ही था कि सूरत में कितनी कमज़ोर है कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने अपना पर्चा भी रिटर्न ले लिया, 4 लोग जो थे साक्षी वो भी पीछे हट गए। इतना दबाव, इतना डर कि आपने उसकी अपील भी नहीं कर सकी कि आपका कैंडिडेट वहां खड़े होकर कह सकता, अपील कर सकता। यहाँ हमारे नेता बात कर रहे हैं क्या मामला था, क्योंकि कैंडिडेट सामने ही नहीं आए उस दिन, और वहां के अधिकारियों ने जिस तरह चंडीगढ़ में तो ऑन स्क्रीन सब कह, तो आप देखते नहीं कि हम जिस कैंडिडेट को दे रहे हैं उसमें ताकत है या नहीं, वो लड़ सकता है नहीं, सूरत कांग्रेस क्या कर रही है? बिल्कुल आपका आरोप सही है, हम लोग समीक्षा करेंगे, और हमारे सीनियर लीडर उस पर बातचीत कर रहे हैं। अगर उसमें किसी तरह का वो हुआ तो हम कोर्ट भी जाएंगे। अगर उसमें कहीं कुछ लूपहोल मिला, अभी हमारे वहाँ पे बातचीत चल रही है, हम खुद उसमें हम लोग स्तंभ हैं कि ये कैसे हो गया, जिससे कि हमारे 4 के 4 प्रस्ताव मुकर गए कि सिग्नेचर नहीं है, क्या मामला है। वहाँ भी लोकतंत्र की ही हत्या हुई है, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चुनाव लड़ने पे हार जीत होती है, दोनों पहलू हैं, और अगर हारते हैं तो उसका स्वीकार है, मगर इस तरह से हार ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, बेहतर लोकतंत्र के लिए। चलिए, बात तो हो गई यूपी और राजस्थान के बाद हमने सूरत की बात कर ली। सूरत में जो हालात है वो दुनिया से छुपे नहीं है, लेकिन वहाँ मेरे हिसाब से कांग्रेस का क्या मिली भगत है ये तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो भी लोगों के सामने हैं। वंचित अघाड़ी भी आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, बीजेपी आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, शिंदे गुट आपके खिलाफ है, दादा भी आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो किस तरह से लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ी जाएगी? महाराष्ट्र की लड़ाई बिल्कुल साफ है। लाखों करोड़ मराठियों, महाराष्ट्र की क्या नाम, विकास का काम जिस तरह से इस सरकार ने, जो ये अवैध सरकार है, जिस अवैध सरकार ने उठा के गुजरात भेजा है, उसी तरह यहां की आम जनता अपना बदला लेगी, और इस भाजपा अलायंस का जो भी है, इनका अलायंस है, इनको मुंहतोड़ जवाब वोट से देगी। और जिसका 2 चरणों में बहुत साफ संकेत है कि पिछले 5 जो सीटें हुई थी उसमें लगभग 4 हम जीत रहे थे, आज 8 सीटों पे चुनाव हुआ, 8 में भी लगभग हम
8 के 8 हो जी। नहीं, मैं तो समझता हूँ कई ऐसे इलाके महाराष्ट्र के हैं जिसका मैं अभी नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसमें अजीत दादा पवार की भी अच्छी खासी पकड़ है, कई इलाकों में फडणवीस जी की पकड़ है, कई इलाकों में जो है वो शिंदे साहब का भी असर रखते हैं, कुछ इलाके जहाँ पर उद्धव साहब हैं, लेकिन कांग्रेस का तो शायद नाम ही नहीं दिखाई दे रहा कि महाराष्ट्र में कहीं पर वो सीट ले पाएंगे। तो ऐसे में आपका कहना मुझे कुछ उलट दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि शिंदे सरकार और अजीत जी की सरकार जो है वो आप पर भारी पड़ जाए। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का बहुत शानदार नंबर रहेगा और हम बहुत ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हमारा मुख्य क्या नाम ये चुनाव वो है, हम इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। हमारे सारे एक सोचे साचे से बहुत ही प्लानिंग के साथ हम कैंडिडेट उतारे, हमारी यहाँ की टीम बहुत मेहनत कर रही है, हम बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और हम भी जीत कराएंगे। हमारे साथ हमारे गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत कराएंगे। आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक शानदार रिजल्ट आपको इंडिया गठबंधन दो सीट बड़ी जोर पे है। पहली सीट जो है वो मध्य मुंबई की है और दूसरी सीट अभी अभी जो उत्तर की मिली है आपको। उन दोनों सीट पर किस तरह से हालात हैं आप देख रहे हैं कि अनिल सर देसाई हैं और उनके साथ आपके प्रचारक लोग नहीं हैं, कांग्रेस भी नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन उद्धव साहब का प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जो जनसंपर्क होता है उसमें लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप 2 दिन पहले देखे होंगे हमारी सम्मानीय नेता धारावी की आमदार और मुंबई अध्यक्ष सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी ने क्या नाम पूरा डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, हम लोग सब साथ में थे। अब टिकट मिली है वो अपना प्रचार करेंगी, यहाँ प्रचार करेंगी। क्या होता है, टिकट मिली है वो चुनाव लड़ेंगी, सारे कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ते। वो वहां के कार्यकर्ता, हमारे पास वहां कार्यकर्ता है, हमारे पास वहां कांग्रेस की टीम है, वो वहां पर चुनाव लड़ेंगी, वहां वो वोट देंगे। और यहाँ के कार्यकर्ता जो है, हम बहुत, हमारी सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी का आदेश है कि मैं ही अनिल देसाई हूँ और हम उस जोश के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे और हम यहाँ ये सीट भी जीतेंगे और हमारी सम्मानीय वर्षाताई गायकवाड़ जी भी वो सीट जीत कर आएंगी। अगर धारावी की बेटी नहीं होगी तो ये प्रचार कैसा होगा, लोगों तक कैसे मैसेज पहुंचेगा? लोग अनिल सरदेसाई को इतना नहीं जानते हैं। गली गली अगर घूमने वाले थी तो वो वर्षाताई गायकवाड़ थी जो अपने आप को धारावी की बेटी कहती थी और वो घूमती थी। तो ऐसे में जब वो खुद का अपना प्रचार करेंगी, वहाँ जाएंगी जहाँ पर उनको कोई सिर्फ इतना ही लोग जानते थे कि ये यहाँ की कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, बाकी और कोई उनको नहीं जानता है, तो वो वहाँ कैसे प्रचार करेंगे? वहाँ देखिए, वहाँ हमारा एक मजबूत संगठन है और हमारी नेता वर्षा गायकवाड़ सिर्फ एक धारावी सीट के लिए नहीं, पूरे मुंबई की नेता हैं, पूरे महाराष्ट्र की नेता हैं और मुंबई अध्यक्ष हैं और वो उस पर बहुत शानदार तरीके से लड़ाई होगी और वो सीट हम बहुत भारी अंतर से जीत कर आएंगे। पिछले 10 सालों से वहां के सांसद के जो एंटी कैम्पेंसी है, जो विरोध है, काम ना करना, आम जनमानस का वहां जो पीड़ा है, उसको हम समझ के वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रही बात आप जो कह रहे हैं धारावी की बेटी, धारावी की बेटी अपने धारावी के कर्तव्य का निर्वहन करके ही जाएंगी और धारावी, उनका आदेश है कि यहाँ से हमारा इंडिया गठबंधन श्री अनिल देसाई जी को जिताया जाए। हमारे धारावी की बेटी के उस आदेश को धारावी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बच्चा उसका पालन, उनके आदेश का पालन करेगा और इंडिया गठबंधन को यहाँ एक एक वोट इंडिया गठबंधन को यहाँ से जाएगा और हम ये दोनों सीटों के साथ साथ मुंबई की 6 के 6 सीटें जीतकर 4 तारीख को आपको एक सम्मानजनक पोजीशन में आपके साथ बैठ के इस पे डिबेट किया उतरता है, क्योंकि ये कहा गया है कि इतना मगरूर न बन मुझको समय कहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए ये कह रहा हूँ, तो एक अपने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी के लिए, कि इतना मगरूर न बन मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। तो हमेशा कोई समय का चक्र घूमता है। उस सत्ता में आदमी, जब सत्ता होता है, जुनून होता है, उसका नशा होता है, बड़ा बुरा होता है और उसमें जो संभल गया ठीक है, वरना वो तो यानी आप ये रावण की तो मिसाल नहीं दे रहे हैं? इसमें आप समझ सकते हैं, राम भक्त जो है वो रावण बता रहे हैं आप उनको? नहीं हम किसी को पर्सनल टीका नहीं, मतलब नहीं है। आप कह रहे ना कि जिस तरह से ताकत का बड़े बड़े उनके पास राक्षस थे, वो लोगों को जब चाहते उठा लेते, मार लेते, कुछ भी कर लेते थे। कोई भी तो वही मिसाल राक्षसी काम करेगा तो उसको कहा जाएगा ये आपका घड़ा फूट जाता है। घड़ा फूटता है, बिल्कुल है। तो ये कांग्रेसी थे जो अपनी विचारधारा के साथ लोगों से बात कर रहे थे और वो ये बताना चाह रहे थे कि जिस तरह से देश भर में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को जो है वो एक एक आदमी अपना चुनाव समझे और पूरी तरह से वो
जाए चुनाव बूथ पर और वोट करे, क्योंकि ये देश का सवाल है, ये आपका सवाल है, आपके भविष्य का, आपके बच्चों का सवाल है, क्योंकि यहीं से नई सरकार बनेगी, नए नियम लागू होंगे, नए कानून लागू होंगे। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा कानून बनेगा, बुरे लोग आएंगे तो बुरा कानून बनेगा। आगे जाकर वो आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में आपसे निवेदन है, देशवासियों से निवेदन है कि वो बूथ पर जाए, पूरी वोटिंग करें, अच्छे से वोटिंग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके और सही कैंडिडेट को हम यहाँ ला सके। रहा सवाल धारावी का, तो धारावी वासियों को ये तय करना है कि उनका भविष्य कहाँ जाने वाला है, उनका बच्चों का भविष्य कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ये इलेक्शन ही साबित कर पाएगा कि उन्हें घर मिलेगा धारावी में या नहीं मिलेगा, उनका भविष्य सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, उनके गटर नाले वाटर मीटर की परेशानियां दूर होंगी या नहीं होंगी। ये इन्हें तय करना है कि किस तरह से उन्हें अपना कैंडिडेट लाना है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।